हेलो डियर्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लेके आए हैं सेकंड क्लास ऑफ पेप्टिक अल्सर। देखा जैसे हमने फर्स्ट क्लास के अंदर कि पेप्टिक अल्सर का इंट्रोडक्शन देखा, डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने देखा यानी क्या क्या इसके कोजेज होते हैं, क्या साइन सिम्टम होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। आज हम देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी, इसका यानी डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन और मैनेजमेंट। अगर हमारे यूट्यूब पर चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसी के साथ हम सेकंड क्लास पेप्टिक अल्सर की स्टार्ट करते हैं। पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर के अंदर हम देखेंगे आज पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी कि फर्स्ट क्लास में देखा कि पेप्टिक अल्सर कैसे हो रहा था, तो ये क्यों होता है, किस कारण से होता है, और वन बाय वन हम पैथोफिजियोलॉजी के अंदर देखें। तो मोस्टली जो पैथोफिजियोलॉजी होती है इसके अंदर हमने डायग्राम में देखा था कि आपका स्टोमक होता है और स्टोमक के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, पैराइटल सेल प्रेजेंट होती है। क्या होती है, पैराइटल सेल प्रेजेंट होती है। और पैराइटल सेल का फंक्शन क्या होता है, HCl का प्रोडक्शन करना। क्या करना, HCl का प्रोडक्शन करना। क्या होता है, HCl का प्रोडक्शन करना। और सेकंड जो फंक्शन होता है इसका क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर। जो आपका इंट्रिंसिक फैक्टर होता है उसका क्या करता है, निर्माण करता है। तो पेप्टिक अल्सर के अंदर जो पैराइटल सेल होती है, जो पैराइटल सेल आपकी स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होती है, इसका काम होता है HCl का प्रोडक्शन करना और दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर। तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर मोस्टली जो दोष है, पहला अगर पैराइटल सेल का सिक्रेशन ज्यादा होने लग जाए तो पहला कारण हो गया पैराइटल सेल का क्या होना, सिक्रेशन ज्यादा हो जाना, इंक्रीज हो जाना, पहला कारण। दूसरा, अगर पैराइटल सेल का सिक्रेशन इंक्रीज होगा तो HCl का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा। सेकंड नंबर का होता है कोई भी वेगस नर्व, वेगस नर्व जो क्या करे, स्टिमुलेशन कर दे, वेगस नर्व स्टिमुलेशन कर दे ऑफ पैराइटल सेल का। अब खुद सोचो, जो कोई भी वेगस नर्व आएगी जो स्टिमुलेशन करेगी किसको, पैराइटल सेल को, और पैराइटल सेल स्टिमुलेट होगी तो क्या कर देगी, HCl का प्रोडक्शन कर देगी। थर्ड नंबर का देखिए, थर्ड नंबर के अंदर क्या होगा, अगर आप एक्सेसिव मात्रा के अंदर एक्सेसिव इंटेक ऑफ गैस्ट्रिक सब्सटेंस, गैस्ट्रिक सब्सटेंस, सब्सटेंस, एक्सेसिव इंटेक ऑफ गैस्ट्रिक सब्सटेंस, लाइक जैसे आप कोई टी, कॉफी, स्पाइसी फूड, NSAID ड्रग, ये कुछ इन गैस्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं। इनका काम क्या होता है, इन गैस्ट्रिक सब्सटेंस का वेगस नर्व को क्या करना, स्टिमुलेशन करना। फोर्थ नंबर का, ये आपकी जो म्यूसिन लेयर होती है, म्यूसिन लेयर का क्या हो जाना, सिक्रेशन डिक्रीज हो जाना। क्या हो जाना, म्यूसिन लेयर का सिक्रेशन डिक्रीज हो जाना। चार चीज बताए। पहली चीज आपका पैराइटल सेल के अंदर सिक्रेशन ज्यादा हो जाना, दूसरा वेगस नर्व स्टिमुलेशन हो जाना, थर्ड एक्सेसिव इंटेक ऑफ गैस्ट्रिक सब्सटेंस जैसे टी हो गया, कॉफी हो गया, स्पाइसी फूड, NSAID ड्रग हो गया। इन सब की वजह से क्या होगा, वेगस नर्व भी क्या होगी, स्टिमुलेट होगी और HCl का प्रोडक्शन। फोर्थ नंबर का है कि म्यूसिन लेयर, जो आपकी स्टोमक थी, इस स्टोमक के ऊपर एक म्यूसिन की लेयर पाई जाती है। इस म्यूसिन की लेयर का क्या हो जाए, सिक्रेशन कम हो जाए। जब सिक्रेशन कम हो जाएगा तो ये HCl क्या करेगा, इस लेयर को डैमेज कर देगा, यहाँ पे अल्सर कोज कर देगा। क्या कोज कर देगा, अल्सर कोज कर देगा। ये आपके कोज भी हो सकते हैं, ईटियोलॉजी के अंदर भी इसको आप ऐड कर सकते हो, कोजेज के अंदर, आपके रिस्क फैक्टर के अंदर। ठीक, तो हमने देखा क्या कारण हो रहा है।
अब पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम लिखेंगे फर्स्ट लाइन कि ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, ये आपका हो गया ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। अब इटियोलॉजिकल फैक्टर के अंदर कौन कौन से, जस्ट अभी मैंने बताया, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर। ये जो चार कारण है, ये चारों कारण क्या करेंगे, ये इटियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। इनका काम होता है HCl का प्रोडक्शन का बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। तो चारों क्या काम करेंगे, दो फंक्शन करेंगे। ये पहला फंक्शन क्या करेगा, HCl का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगा। क्या कर देगा, HCl का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर देगा। क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और जो दूसरा फंक्शन होता है इसका, ये क्या करेगा, म्यूसिन की जो लेयर होती है उसको डिक्रीज कर देगा। म्यूसिन लेयर या म्यूसिन सिक्रेशन को, म्यूसिन के सिक्रेशन को डिक्रीज कर देगा। तो दो फंक्शन देखा, पहला फंक्शन क्या, HCl के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा है। इसी के साथ में दूसरा फंक्शन क्या है कि म्यूसिन के सिक्रेशन को डिक्रीज कर रहा है। अब खुद सोचना, जब HCl का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एसिडिक इंक्रीज होगा। और कहाँ पे होगा, स्टोमक के अंदर होगा। जब स्टोमक के अंदर एसिडिक बढ़ेगा तो क्या होगा, ये आपके स्टोमक की लेयर के अंदर क्या कर देगी, अल्सर कोज कर देगी, अल्सर कोज कर देगी। क्यों, क्योंकि एसिडिक बढ़ेगा तो pH क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। 1.2, 1.3, 1.4, यानी बोले तो लेस देन 1.5 से भी कम होने लग जाएगी और वहाँ पे अल्सर कोज हो जाएगा। बात करें दूसरा, अब देखना म्यूसिन सिक्रेशन डिक्रीज होगा तो क्या होगा, जो ये HCl से प्रोटेक्ट करना बंद कर देगी। प्रोटेक्शन, HCl प्रोटेक्शन, जो HCl है जिसे क्या कर देगी, प्रोटेक्शन डिक्रीज हो जाएगा किसके अंदर, स्टोमक के अंदर। जब HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा तो ये स्टोमक को प्रोटेक्शन करना कम कर देगी। और जब कम कर देगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोमक के अंदर अल्सर कोज हो जाएगा, अल्सर कोज हो जाएगा। तो हमने देखा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर, कि पेप्टिक अल्सर के अंदर ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, जस्ट अभी हमने बताए कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर के, जिसका काम होता है HCl का प्रोडक्शन करना, साथ में म्यूसिन के सिक्रेशन को डिक्रीज कर देना। तो जब HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो एसिडिक ज़्यादा होगा, pH कम हो जाएगी, pH कम होगी तो स्टोमक के अंदर क्या कोज हो जाएगा, अल्सर कोज हो जाएगा। दूसरा देखा हमने, म्यूसिन के सिक्रेशन को डिक्रीज कर रहा है, तो जो आपका HCl है वो ज़्यादा होगा तो स्टोमक को प्रोटेक्शन करना बंद हो जाएगी। तो बंद हो जाएगा तो स्टोमक के अंदर क्या हो जाएगा, अल्सर कोज हो जाएगा। तो ये हमारा पेप्टिक अल्सर है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। और जो आपके साथी हैं उन तक भी जल्दी से जल्दी इस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि वो इस क्लास का फ़ायदा ले सके। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन, कि आप कौन कौन से टेस्ट करोगे। डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन, तो डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन के अंदर हम फर्स्ट नंबर का देखेंगे हिस्ट्री टेकिंग। क्या देखेंगे, हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग लेंगे जिसके अंदर हम जो कोजेज है उनका पता करेंगे कि वो स्पाइसी फूड ज़्यादा खाता है कि नहीं खाता है, किस प्रकार का खाना लेता है, खाली पेट ज़्यादा रहता है, फास्टिंग ज़्यादा करता है, सभी प्रकार की हिस्ट्री लेंगे उसकी। सेकंड नंबर का, दूसरी हिस्ट्री के अंदर पता चल जाएगा कि उसको पहले कोई इन्फेक्शन हुआ है नहीं हुआ स्टोमक के अंदर, क्योंकि देखा था बैक्टीरिया कौन सा, H पाइलोरिक बैक्टीरिया जो प्रेजेंट था, उसका भी हिस्ट्री के अंदर पता चल जाएगा। सेकंड नंबर का हम देखेंगे कौन सा, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन,
और इस हिस्ट्री टेकिंग के अंदर जो आपके गैस्ट्रिक सब्सटेंस है, गैस्ट्रिक सब्सटेंस, उनका भी क्या होगा, पता चल जाएगा कि आप कौन कौन से गैस्ट्रिक सब्सटेंस का यूज कर रहे हो। तो हिस्ट्री टेकिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, और फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर सबसे पहले इंस्पेक्शन करेंगे, फिर अस्कल्टेशन करेंगे, परकर्शन करेंगे, और लास्ट में होता है पाल्पिटेशन। ये ओनली जब आप एब्डोमिनल यानी जीआईटी के ऑर्गन को अगर आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो तो ओनली इस ट्रिक के द्वारा हम असेस करेंगे। सबसे पहले इंस्पेक्शन करेंगे, अस्कल्टेशन, पकर्सन और पाल्पिटेशन। लेकिन वैसे क्या होता है, पहले इंस्पेक्शन, पकर्सन, पाल्पेशन, फिर अस्कल्टेशन लास्ट में होता है। लेकिन जीआईटी के जितने भी ऑर्गन होते हैं उनके अंदर, जितने भी ऑर्गन होते हैं इनमें पहले इंस्पेक्शन और पाल्पेशन, पकर्सन और पाल्पिटेशन होता है। उसके बाद थर्ड नंबर का हम चेक करेंगे, सीबीसी चेक करेंगे। सीबीसी के अंदर हम देख पाएंगे क्या हो, उसको डब्ल्यूबीसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि उसको क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। जब सीबीसी की जांच कराएंगे तो उसके अंदर डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज़्यादा मिलेगी। तो हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीबीसी के अंदर डब्ल्यूबीसी इंक्रीज मिलेगी। फोर्थ नंबर का हम करेंगे एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी का मतलब होता है किसी भी चीज का क्या करना, विजुअलाइजेशन करना। कि विजुअलाइजेशन कि आपका जो अल्सर है वो पर्टिकुलर कहाँ पे हो रहा है। जैसे हमने देखा था, 3 टाइप देखे थे कि ड्यूडेनम में हो रहा है, स्टोमक में हो रहा है, या इसोफेगस में हो रहा है। तो इस एंडोस्कोपी के द्वारा आप विजुअलाइजेशन कर पाओगे कि पर्टिकुलर एरिया में कहाँ पे आपका क्या हो रहा है, पेप्टिक अल्सर हो रहा है। तो एंडोस्कोपी के अंदर हम विजुअलाइजेशन कर लेंगे। उसके बाद यही पेप्टिक अल्सर का कन्फर्मेटिव टेस्ट भी बोल सकते हैं, इसको मेटिव टेस्ट होता है। कि पूछे कि पेप्टिक अल्सर को कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, तो आप एंडोस्कोपी कर सकते हो। इसका अलग से प्रोसीजर होगा, इसके भी एक क्लास लेंगे पूरा एंडोस्कोपी के अंदर कि एंडोस्कोपी करने से पहले क्या करते हैं, एंडोस्कोपी के दौरान क्या करेंगे, एंडोस्कोपी के बाद में मतलब प्री, इंट्रा और पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होती है, और पूरा प्रोसीजर अलग क्लास लेंगे, उसके अंदर समझाएंगे। उसके बाद हम 5th नंबर का जो टेस्ट होता है वो करेंगे ब्रीथ यूरिया टेस्ट। ब्रीथ यूरिया टेस्ट, इसके अंदर क्या डिटेक्ट होगा, इसमें भी हम जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया का पता कर पाएंगे। और बैक्टीरिया कौन सा, एच पाइलोरिक बैक्टीरिया। जो आपका एच पाइलोरी बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट है या नहीं, वो किसके द्वारा टेस्ट करते हैं, ब्रीथ यूरिया टेस्ट के द्वारा पता चलता है कि बैक्टीरिया के द्वारा हुआ है या किसके द्वारा हुआ है। ये हमारे क्या हो गए, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गए। तो फर्स्ट देखा हिस्ट्री टेकिंग, दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन, तीसरा हमने देखा सीबीसी, चौथा एंडोस्कोपी, पांचवा ब्रीथ यूरिया टेस्ट। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट मैनेजमेंट की, कि आप पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा मैनेजमेंट यूज कर सकते हो। तो मैनेजमेंट के अंदर 3 प्रकार का मैनेजमेंट होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का मैनेजमेंट होता है। पहला जो मैनेजमेंट है आपका, वो आपका मेडिकल मैनेजमेंट। कौन सा, मेडिकल मैनेजमेंट। दूसरा होता है आपका सर्जिकल मैनेजमेंट। और जो 3rd नंबर का है आपका, वो होगा आपका कौन सा, नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट। एक और होता है जिसके अंदर आप कर सकते हो डाइटरी मैनेजमेंट। डाइटरी मैनेजमेंट। तो हम 4 प्रकार के मैनेजमेंट देखते हैं। फर्स्ट नंबर का जो पेप्टिक अल्सर का जो मैनेजमेंट होगा, उसमें आप मेडिकल का मतलब होता है कि दवाइयों के द्वारा आप उसको क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, उसको बोलते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। सेकंड नंबर का सर्जिकल मैनेजमेंट, कि आप कौन कौन सी सर्जरी के द्वारा आप उसको ठीक कर सकते हो। और थर्ड है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट, कि आप एक नर्स हो
तो अगर किसी को पेप्टिक अल्सर हो गया तो उस दौरान आपको क्या क्या मैनेजमेंट यूज कर सकते हो, किस प्रकार से उसको ठीक कर सकते हो, ये तीनों देखते हैं। फर्स्ट, मेडिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम ड्रग यूज करेंगे, और ड्रग मोस्टली हम 3 प्रकार की ड्रग यूज कर सकते हैं। फर्स्ट जो ड्रग होगी वो आती है आपकी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसके अंदर आपने देखा होगा ओमिप्राजोल दूसरा पेंटाप्राजोल, जो ये ड्रग आती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के अंदर आती है। दूसरी जो ड्रग होगी वो है आपकी कौन सी, H2 ब्लॉकर ड्रग, H2 ब्लॉकर ड्रग। H2 ब्लॉकर ड्रग के अंदर हम कौन कौन सी यूज कर सकते हैं, एक आती है रिनिडिटिन, सिमिडिटिन, फर्स्ट रिनिडिटिन, दूसरी सिमिडिटिन। थर्ड नंबर का जो ड्रग होगा वो एंटीबायोटिक यूज करते हैं, एंटीबायोटिक यूज करेंगे। और एंटीबायोटिक के अंदर कौन कौन सी, तो हम कर सकते हैं अमोक्सिसिलिन, दूसरा मेट्रोनिडाजोल, तो फर्स्ट अमोक्सिसिलिन हो गया, दूसरो मेट्रोनिडाजोल हो गया। इसके अलावा और भी ड्रग हो सकती है, यानी अमोक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल, और भी एंटीबायोटिक के अंदर जो आती है वो यूज कर सकते हैं। और भी ड्रग आती है, फोर्थ नंबर की हम ड्रग देखें वो आती है आपकी एंटासिड, एंटासिड। और एंटासिड के अंदर देखा होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये एक प्रकार का जेल भी आता है जिसको आप म्यूसिन जेल के नाम से भी मार्केट में मिलता है। ठीक, ये आपका हो गया मेडिकल मैनेजमेंट। देखो कैसे होगा, जब आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लोगे, ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, तो ये सारी ड्रग क्या करती है, आपकी पैराइटल सेल होती है, उस पैराइटल सेल के पास जाती है और पैराइटल सेल के अंदर आपकी पैराइटल सेल को इनहिबिट कर देगी। तो ये HCl के प्रोडक्शन को क्या कर देगी, डिक्रीज हो जाएगा। जब HCl का प्रोडक्शन होगा तो एसिडिटी या pH क्या हो जाएगी, नॉर्मल होती हुई चली जाएगी, और जो नॉर्मल होगा तो आपका अल्सर भी क्या हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से सारी ड्रग ये काम करती है। H2 ब्लॉकर भी ये काम करेगी। एंटीबायोटिक क्या करेगी, एंटीबायोटिक का काम होता है कि जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। अब खुद सोचना, बैक्टीरिया जब किल हो जाएगा, H पाइलोरी बैक्टीरिया, तो क्या करेगा, इस पैराइटल सेल को स्टिमुलेशन स्टॉप कर देगा। जब पैराइटल सेल स्टिमुलेट नहीं होगी तो ना HCl का प्रोडक्शन होगा, ना एसिडिटी होगी, ना pH नॉर्मल रहेगी, तो आपका अल्सर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका मेडिकल। दूसरा एंटासिड, एंटासिड क्या होता है, म्यूसिन जेल आती है जो क्या करती है, जो ये पैराइटल सेल होती है स्टोमक की लेयर के ऊपर एक कवरिंग कर लेती है। जब ज़्यादा कवरिंग हो जाएगी तो ये HCl होगा जो आपकी स्टोमक की लेयर को डैमेज नहीं करेगा। जब स्टोमक की लेयर डैमेज नहीं होगी तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अल्सर ठीक हो जाएगा। राइट, तो हम देखा मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एंटासिड, H2 ब्लॉकर, एंटीबायोटिक। दूसरा जो मैनेजमेंट है वो है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, पहली सर्जरी करेंगे हम वैगोटोमी। तो वैगोटोमी क्यों करेंगे, जो हमने देखा था कि कोजेज के अंदर कि आपकी जो वेगस नर्व थी, उस वेगस नर्व क्या कर रही थी, स्टिमुलेशन कर रही थी। क्या कर रही थी, स्टिमुलेशन। तो जब आप वेगस नर्व को ही कट कर दोगे तो स्टिमुलेशन नहीं होगा, कहाँ पे, पैराइटल सेल के अंदर, तो आपका HCl नॉर्मल हो जाएगा, प्रोडक्शन नॉर्मल होगा, तो आपका अल्सर भी क्या हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगा। क्या होगा, अल्सर भी ट्रीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहली जो सर्जरी होगी वो वैगोटोमी सर्जरी करते हैं। राइट, यस और नो, यस।
तो सेकंड नंबर की जो सर्जरी होगी वो कौन सी सर्जरी होगी? उस सर्जरी का नाम होता है बिलरोथ, या बोले तो टोटल गैस्ट्रोटोमी। टोटल गैस्ट्रोटोमी। टोटल गैस्ट्रोटोमी का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ ऑल स्टोमक, कि आपका जो पूरा स्टोमक हो रहा है, ये आपका स्टोमक है, इसको रिमूव कर देना। जब दोनों रिमूव हो जाएगा मतलब टोटल गैस्ट्रोटोमी होगी, क्योंकि यहाँ पे अल्सर होगा तो यहाँ पे ट्रीट हो जाएगा पूरा। अगर ये भी दो प्रकार की सर्जरी होती है, फर्स्ट होती है बिलरोथ फर्स्ट और बिलरोथ सेकंड। तो बिलरोथ फर्स्ट को आप क्या बोलोगे और बिलरोथ सेकंड को आप क्या बोलोगे सर्जरी के अंदर? तो बिलरोथ फर्स्ट वाली होती है जिसके अंदर आप क्या करते हो कि आपका जो ये आपका पेप्टिक अल्सर होता है, जिसके अंदर आप गैस्ट्रो ड्यूडेनल नो टोमी, गैस्ट्रोड्यूडेनोटोमी बोलते हैं। और जो दूसरा होगा उसको बोलते हैं गैस्ट्रो जेजुनोटोमी। तो मतलब दोनों का मतलब क्या है कि आपका जो ये स्टोमक होता है, इस स्टोमक वाले पार्ट में आपका ईसोफेगस और ये ड्यूडेनम, स्टोमक को हटाकर इस ड्यूडेनम से जोड़ देना, उसको बोलते हैं गैस्ट्रो ड्यूडेनोटोमी। और जो गैस्ट्रोजेजुनोटोमी होता है, जो ईसोफेगस पार्ट और ये जेजुनम वाला पार्ट होता है, इस वाले पार्ट से जोड़ देना, उसको बोलते हैं गैस्ट्रोजेजुनोटोमी। तो इस प्रकार की दो सर्जरी होती है, एक वैगोटोमी होता है, दूसरा टोटल गैस्ट्रोटोमी होता है, जिसके अंदर आप फर्स्ट बिलरोथ फर्स्ट और बिलरोथ सेकंड सर्जरी कर सकते हो। इस प्रकार से भी आपका पेप्टिक अल्सर ठीक हो सकता है। उसके बाद देखिए थर्ड जो आपका है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, उसको जो खाना खा रहे हैं गैस्ट्रिक सब्सटेंस, उस गैस्ट्रिक सब्सटेंस को अवॉइड कराएंगे। जैसे आपका टी, कॉफ़ी, स्पाइसी फूड, ये सारी चीज़ होती है। दूसरा जो पेन हो रहा है, पेन की सीवियरिटी उसको देखेंगे, ड्यूरेशन देखेंगे, कितनी देर में आ रहा है कितनी देर में नहीं आ रहा उस चीज़ को। तो इस प्रकार से आपका नर्सिंग मैनेजमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम डाइटरी मैनेजमेंट। डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, उसको हाई कार्बोहाइड्रेट और हाई प्रोटीन देंगे। प्रोटीन क्यों देंगे? क्योंकि प्रोटीन घाव को जल्दी भर देगा। और कार्बोहाइड्रेट क्यों देंगे? कि कार्बोहाइड्रेट जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसकी वजह से उसको कार्बोहाइड्रेट। तो हमने देखा पेप्टिक अल्सर की पेप्टिक अल्सर क्या होता है। तो फर्स्ट क्लास के अंदर पेप्टिक अल्सर में इंट्रोडक्शन देखा, डेफिनेशन देखा, इटियोलॉजी, साइन सिम्टम। सेकंड क्लास में हम देख रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी देखी, उसके बाद डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन और मैनेजमेंट। एक छोटा सा टॉपिक हो रहा था इसके अंदर कि गैस्ट्रो जो अल्सर होता है वो और एक ड्यूडेनल अल्सर के दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस भी देखते हैं कि गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर के अंदर डिफरेंस क्या होता है। यहाँ तक अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपका अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आएगा तो हम उसी एनर्जी के साथ हम और भी क्लासेस लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।